जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार डीएलएड भर्ती परीक्षा जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसके हम लोग क्या करने जा रहे हैं, सॉल्यूशन करेंगे, है ना, यानी एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो मैं विकास कुमार आप लोगों के बीच साइंस का, है ना, साइंस का जितने भी एनालिसिस होगा वो हम लोग क्या करेंगे, आज करने वाले हैं। ठीक है, आज करने वाले हैं। देखिए कौन सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। तो चलिए हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि कौन सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा। ठीक है, देखिए ये आज जो करने जा रहे हैं वो आपका क्या है, 13/9/2025। कब करेंगे, 13/9/2025 का जो है क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें जो है हिंदी का क्वेश्चन आपको हिंदी वाले सर करवाएंगे और इंग्लिश वाले सर जो है इंग्लिश करवाएंगे। ठीक है, और आपका मैथ वाले सर मैथ करवाएंगे। तो हम लोग जो शुरुआत करने जा रहे हैं आज साइंस का। कौन सा क्वेश्चन, साइंस का, जो आपका 71 नंबर से शुरू होता है। ठीक है, 71 नंबर से शुरू होता है और 90 नंबर तक ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज का क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्या पूछा गया है ना। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है दोस्तों। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। कहते हैं ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बिना आपका सिलेक्शन जो है वो अधूरा है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बिना ये आपका सिलेक्शन अधूरा है। तो आप इस चैनल के माध्यम से जुड़ करके, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ करके आप इसका बिल्कुल भरपूर लाभ उठाइए, ताकि आपका एक सीट क्या हो, मुकम्मल हो सके, एक सीट आपका जो है पूरा पक्का हो सके। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन के साथ हम लोग जो शुरुआत करेंगे, ये रहा आपका आज का पहला क्वेश्चन, है ना। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। कह रहा है क्या दोस्तों, निम्नलिखित में से, क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल का उदाहरण है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो है उदाहरण है, उसके बारे में ये आपको पूछा गया है ना। तो देखिए क्या होता है इसके बारे में समझिए। ये जो बोला गया फॉर्मिक एसिड है ना, फॉर्मिक एसिड के बारे में थोड़ा समझते हैं। कि फॉर्मिक अम्ल जो होता है ये चींटी काटने में आता है, बिच्छू काटने में, है ना। बिच्छू जब काटता है तो इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, बिच्छू में ये फॉर्मिक एसिड पाया जाता है ना। फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। और फॉर्मिक एसिड का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, HCOOH होता है ना। और ना HCOOH होता है। और आपका क्या होता है, COOH होता है ना, COOH होता है आपका। ठीक है, याद रखिएगा ऐसे। ठीक है, ये आपका होता है। ठीक है, ये आपका क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल का ये सूत्र होता है। ये एक समूह है ना। ये कौन सा समूह का है, ये आपका जो है आपका ये समूह का है। ये कौन सा समूह का है, ये आपका ये समूह का है। ठीक है, फिर आपका देखिए एसिटिक एसिड क्या है, ये एसिटिक एसिड है। और ये आपका किस समूह का है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है आपका CH3COOH है ना, COOH। और ये भी जो है आपका किस समूह का है, तो COOH का ये समूह का है ना। ये भी आपका क्या है, यही समूह का है। ठीक है, यही समूह का है। ऑक्जेलिक एसिड की बात किया जाए तो ऑक्जेलिक एसिड जो होता है वो आपका क्या है, ये अलग ग्रुप का है ना। ये आपका जो है ये आपका अलग ग्रुप का है ना। ये आपका अलग ग्रुप का है ना, ये आपका अलग ग्रुप का है। तो क्या होता है, ये HCOOH है ना, HOOCH होता है। और इसका जो सूत्र होता है आपका क्या होता है, ये अलग ग्रुप का है ना, C-COOH अभी ये भी क्या है, ये भी आपका अलग ग्रुप का है। ठीक है, तो देखिए ऑक्जेलिक एसिड जो होता है, ऑक्जेलिक एसिड, एक मिनट, ऑक्जेलिक एसिड जो होता है ये आपका, देखिए ऑक्जेलिक एसिड का यूज कहां करते हैं हम लोग। देखिए ऑक्जेलिक एसिड का जो यूज करते हैं हम लोग टमाटर में, है ना। ये आपका कहां पाया जाता है, ये टमाटर में ये पाया जाता है ना। टमाटर में इसका भरपूर प्रयोग होता है। ठीक है, और देखिए इसमें जो ऑक्जेलिक एसिड जो होते हैं ये बिल्कुल अलग होते हैं ना। ऑक्जेलिक एसिड बिल्कुल अलग होते हैं। और ये एसिटिक एसिड और फॉर्मिक अम्ल जो होते हैं ये दोनों क्या, सेम ग्रुप के, क्या है, ये सेम समूह के हैं ना। ये क्या है, सेम समूह के हैं। कौन से समूह के हैं, ये सेम ग्रुप के दोनों क्या होते हैं, ये दोनों सेम ग्रुप के हैं, है ना। तो ये फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड ये दोनों क्या है, सेम ग्रुप के हैं। तो सही उत्तर इसका क्या होगा, आपका ए तथा बी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल जो होते हैं वो पूरा का पूरा क्या है, ये अलग आता है। अब देखिए एसिटिक एसिड कहां पाया जाता है, सिरका देखें आप लोग, सिरका जो आप लोग चाउमीन वगैरह खाते होंगे, है ना, चाउमीन वगैरह जो खाते होंगे उसमें एक सिरका मिलाया जाता है। जो सिरका आपको नजर आता होगा बोतल के रूप में, है ना, उसमें खट्टा करने के लिए मिलाया जाता है। तो वहां पे सिरका का प्रयोग करते हैं ना, सिरका का प्रयोग करते हैं। फॉर्मिक अम्ल के बारे में आपको बता देंगे, चींटी के डंक में और आपका बिच्छू के डंक में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल जो है आपका टमाटर में पाया जाता है। ठीक है, ये सब चीज आप याद रखिएगा। लेकिन ये मोनो का मतलब हो गया एक, मोनो का मतलब हो गया एक, और डाई का मतलब हो गया दो। तो देखिए इसमें एकक पाया जा रहा है, क्या पाया जा रहा है, एकक अम्ल जो है पाया जा रहा है। इसी के लिए क्या होगा, ये इसका जो उदाहरण होगा आपका क्या होगा, डी, 1 और 2 दोनों क्या होगा, सही उत्तर आपका D4 डीएलएड जो होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, सही और सटीक उत्तर आपका क्या होगा, D4 डीएलएड इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, कहते हैं हर सवाल, है ना, हर सवाल छुपा होता है सफलता का इशारा, है ना। यानी हर सवाल जो छुपा होता है
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में छुपा होता है, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होता है उस सिलेक्शन का क्या होता है, एक प्रकार का रास्ता भी होता है। जब तक आप रास्ता PYQ का नहीं गुजरेंगे, जब तक आप रास्ता प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का नहीं गुजरेंगे, तब तक आपका सिलेक्शन भी होगा सुनिश्चित नहीं हो सकता है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो सिलेक्शन है वो आपको इस YouTube के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आपको लगातार कराया जा रहा है, ताकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के माध्यम से आप क्या कर सके, अपने सफलता का चाबी जो है वो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही है, ठीक है। तो अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के माध्यम से अपने ताला को खोलना है, अपने किस्मत के चाबी को खोलना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, ठीक है। चलिए, बोला गया दूध के बारे में। क्या बोला गया? दूध। अभी हिमांक का मतलब क्या हो गया? हिमांक का मतलब हो गया जमुना। हिमांक का मतलब क्या हो गया? जमुना। अब देखिए, पानी का जो जमुना होता है, हिमांक, पानी का हिमांक जो होता है, पानी का जो हिमांक होता है वो क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है ये? 0 डिग्री सेल्सियस में पानी क्या होता है? बर्फ बन जाता है, यानी हिमांक, यानी जम जाता है, ठीक है, जम जाता है, ठीक है। लेकिन बोला गया है क्या? दूध का। क्या पूछा गया? दूध का। तो दूध का जो होता है, दूध का जो हिमांक होता है, दूध का जो हिमांक होता है वो कितना होता है? तो माइनस में जाना चाहिए। क्या होगा? ये माइनस में जाना चाहिए, क्योंकि ये पायस होता है। क्या होता है? ये इमल्सन होता है, पायस होता है, ठीक है। तो ये जो होता है आपका 0.55, कितना होता है? 0.55 डिग्री सेल्सियस होता है। 0.51 भी होता है, 0.51 भी होता है, ये भी रखिएगा याद, ठीक है। 51 होता है, ठीक है, 51 होता है, 51 यानी 51 होता है, ठीक है, 51 होता है, ठीक है, ये भी रखता है, ठीक है। तो ये इसका सही उत्तर क्या होगा आपका? 1.55। ये तो कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। क्या होगा? शून्य जो होता है आपका, शून्य जो होता है, ये शून्य किसका होता है? शून्य जो होता है ये आपका पानी का होता है। क्या होता है? ये पानी का, ठीक है। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? B4B8 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और आपको फिगर के माध्यम से हमने समझाने का प्रयास करेंगे, है ना। हम लोग समझाने का प्रयास करेंगे कि ये क्या होता है। देखिए दोस्तों, बोला गया पराग कोष। जैसे आप लोग देखे होंगे, आप लोग ऐसा साधारण भाषा में समझाते हैं कि अगर मनुष्य में देखा जाए तो एक होता है स्त्री और एक होता है पुरुष। क्या होता है? एक स्त्री होता है, एक पुरुष होता है। और दोनों का क्या होता है? संलयन जब तक नहीं होगा, जब तक ये निषेचन नहीं होगा दोनों के बीच में, क्या बच्चे पैदा हो सकते हैं? क्या नहीं हो सकते हैं। मानो अगर ह्यूमन बींग्स की बात किया जाए तो ये संभव नहीं है ना, ये संभव नहीं है अभी के समय में, ठीक है। तो उसी के लिए पौधे में भी ये चीज होता है। क्या होता है? ये पौधे में भी ये चीज होता है। पौधे में क्या होता है? देखिए, ये पुंकेसर आपको नजर आ रहा होगा। पुंकेसर का मतलब हो गया ये पुरुष वाला भाग। क्या है? ये पुरुष वाला भाग है। ये क्या है? ये पुरुष वाला भाग है। और ये स्त्री केसर का मतलब हो गया ये स्त्री वाला भाग है ना, ये स्त्री वाला भाग है, ठीक है। अब देखिए, इतने सारे जो चीज है, वर्तिकाग्र हो गया, वर्तिका हो गया, अंडाशय हो गया, है ना, ये सब जो भाग है ये स्त्री के भाग है। कौन किसके भाग है? ये स्त्री के भाग है, यानी फीमेल के भाग है। उसको अगर स्त्री केसर कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा। और इंग्लिश में कहा जाए पिस्टिल। क्या कहते हैं? इंग्लिश में पिस्टिल कहते हैं। और आपको हिंदी में देखिए, पुरुष का भाग में आपको क्या कहते हैं? स्टेमेन। क्या कहते हैं? स्टेमेन कहते हैं, ठीक है, पुंकेसर कहते हैं। अब देखिए, ये सब जैसे परागकोश है ना, पुमंग तंतु है ना, ये तंतु हो गया, है ना। उसके बाद आपका दलपुंज हो गया, बाह्यदल हो गया, ये सब जितने भी चीज हैं सब क्या है? ये सब जो है सब पुरुष वाले भाग है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पूछा गया परागकोश से वर्तिका तक, क्या बोला? वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण क्या कहलाता है? अब बताइए। अब मेल वाला जो है वो क्या करेगा? अपना जो परागन है, क्या कहते हैं? परागन समझते हैं ना। परागन का मतलब होता है रस। एक रस होता है जो क्या करता है? डालता है। कहां पर? वर्तिकाग्र में, है ना, वर्तिकाग्र में डालेगा। वर्तिकाग्र मतलब जैसे हम लोग समझते होंगे अपने भाषा में, अगर हम लोग बायोलॉजी की भाषा में समझे, हम लोग ह्यूमन बींग्स के बारे में, तो हम लोग क्या करते हैं? मेल जो है अपने स्पर्म को क्या करते हैं? महिला का ओवरी में डालते हैं, तभी तो ये होता है। तो उसी प्रकार से परागकोश यानी ये जो होते हैं, ये क्या करते हैं? यहां से परागकण के माध्यम से, है ना, परागकण वर्तिका में क्या करते हैं? ये वर्तिकाग्र है। क्या है? ये वर्तिकाग्र है। वो वर्तिकाग्र में ये डालने का प्रयास करते हैं, ठीक है, वर्तिकाग्र। यहाँ पे देखिए आपका क्या बोला? वर्तिकाग्र में डालने का, इसको क्या कहते हैं? परागकण कहते हैं या परागन कहते हैं? क्या कहते हैं? ये परागन कहिए या परागकण कहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये माध्यम से ये फिगर लगाने का मतलब एक ही चीज है कि आपको ये दिखाया जाए कि परागकोश जो होता है, परागन के माध्यम से वर्तिकाग्र में क्या करता है? डालता है, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है? ये उसके बाद देखिए, यहाँ से ये स्टाइल में जाता है, वर्तिका में, अंडाशय में, और धीरे धीरे ये क्या होता है? निषेचन होता है। और निषेचन होने के बाद ये क्या होता है? एक फूल के रूप में बनता है।
निषेचन होने के बाद, फर्टिलाइजर होने के बाद ये क्या करता है, एक फूल बनता है, बाह्यदल बनता है ना, और उसके बाद ये पुष्प का भाग आगे बनता है। ठीक है, तो ये बात आगे समझते होंगे कि ये चीज प्रक्रिया जो होता है एक प्रकार का पौधे में लैंगिक प्रजनन से क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, पौधे में लैंगिक प्रजनन किस प्रकार होता है उसके माध्यम से। ठीक है, सही सही उत्तर आपका क्या होगा, ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। निषेचन कभी मत मारिएगा दोस्तों, निषेचन आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा, है ना, ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, सही उत्तर आपको ये होगा। ठीक है, ये पुष्प में पौधे का मुख्य प्रजनन अंग है ना, पौधे में प्रजनन अंगों के माध्यम से लैंगिक जनन कैसे होता है इसके बारे में ये फिगर आपको बता रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब बोला गया चिपको आंदोलन, क्या बोला गया है, चिपको आंदोलन। बहुत ज्यादा बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चंस है ना, ये बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चंस है, और ये क्वेश्चंस इतना ज्यादा पूछा गया जिसका कोई ये कह नहीं सकते है ना। जैसे क्या होता है कि चिपको आंदोलन समझिए, देखिए चिपको आंदोलन के बारे में है ना। चिपको आंदोलन जो है एक प्रकार का कहां से चलाया गया था, समझिए चिपको आंदोलन जो है ये आपका उत्तराखंड से चलाया गया था। कहां चलाया गया था, उत्तराखंड, अभी का वर्तमान उत्तराखंड, लेकिन उस समय जो है आपका कहां था, ये आपका उत्तर प्रदेश में था। ठीक है, उत्तराखंड के नैनी से, अभी जो है अभी के परिप्रेक्ष्य में बता रहे हैं नैनी से, और ये चलाया गया था कब, 1970 में है ना, 1970 में चलाया गया था। किसके द्वारा, सुंदरलाल बहुगुणा, किसके द्वारा चलाया गया था, ये सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चलाया गया था। और उन्होंने क्या कहा था, चंडी प्रसाद इसके सहयोगी कौन थे 1970 में, ये आपका 1970 में सुंदरलाल बहुगुणा, क्या नाम था, सुंदरलाल ना, लाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा, और एक और थे इसके साथ है ना, चंडी प्रसाद, क्या नाम था उसका, चंडी प्रसाद। ठीक है, चंडी प्रसाद था, और एक और कुछ नाम था जो अभी याद नहीं आ रहा है ना, सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद। ठीक है, इन्होंने क्या किया, एक बीड़ा उठाया कि पेड़ तो बहुत ज्यादा कट रहे हैं, इनको क्या करना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा, अगर नहीं बचाएं तो बहुत ही समस्या क्रिएट हो जाएगा। तो इन्होंने क्या किया कि पेड़ में सब क्या करने लगे, चिपकने लगे, सभी महिलाओं को जागरूक किया, और सभी महिलाएं जो है जागरूक होकर के क्या करने लगी, सभी लोग पेड़ में चिपकने लगे, पेड़ को क्या किया, पकड़ लिया ऐसे करके है ना, और पेड़ को बोला कि नहीं काटने देंगे, पेड़ को काटिएगा उसके पहले क्या करना पड़ेगा, हमें काटना पड़ेगा। ठीक है, यानी महिलाएं लोग जो है सभी लोग जागरूक हो गई, और पेड़ को काटने पर क्या कर दिया, कंट्रोल कर दिया। सरकार भी सोचिए 1970 की बात है, इंदिरा गांधी की सरकार थी, इन्होंने क्या किया, इस जन जागरण को जो है और ज्यादा धार दिया, और उसको क्या किया, पूरा कंट्रोल कर लिया, बोला कि नहीं अब क्या होगा, पेड़ नहीं कटेगा। ठीक है, तो सुंदरलाल बहुगुणा को जो है इस चिपको आंदोलन के है ना सर्वसम्मति से जो है इसको क्या किया गया, जो है एक प्रकार का कहते हैं ना कि चिपको आंदोलन का प्रणेता यानी नेता बना दिया गया ना। चिपको आंदोलन का नेता अगर कहा जाए तो कौन है, जो है आपका सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपका सुंदरलाल बहुगुणा जो है आपका, याद रखिएगा ये सही चीज है। ठीक है, आपको सीधा सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कहां से ये शुरू हुआ था, तो उत्तराखंड से, नैनी से, एक जगह का नाम है नैनी। ठीक है, 1970 में ये हुआ था, सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद इसके पर नेता थे। ठीक है, तो यहां तक आपको ये बात समझ में आया होगा। सही उत्तर आपका क्या होगा, ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। रामदेव मिश्रा जो है आपका, जो रामदेव मिश्रा जो है भारत में एक प्रकार का जो पारिस्थितिकी जो है ना, भारत में पारिस्थितिकी तंत्र के एक तरह से कह सकते हैं कि आगे बढ़ाया था ना, भारत में जो पारिस्थितिकी तंत्र को आगे बढ़ाने का प्रयास किया था इन्होंने। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बोला गया है धसा हुआ रंध्र ना, धसा हुआ रंध्र, रंध्र समझते हैं ना, रंध्र के बारे में तो आपको बता ही थे, स्टोमाटा है ना, होता है ना, क्या होता है इसको देखिए, ये पत्ता होता है ना, ये हो गया आपका पत्ता है ना, ये आपका पत्ता हो गया, इसमें क्या हो गया, रंध्र हो गया, रंध्र है ना। और ये देखिए रंध्र जो होता है, बीच वाला रंध्र जो होता है आपका, ये धसा हुआ होना चाहिए, क्या होना चाहिए, धसा हुआ। अब देखते होंगे कैक्टस वगैरह का पौधा देखे होंगे आप, कैक्टस वगैरह का, तो कैक्टस वगैरह में देखेंगे जीरोफाइट, क्या होता है, इसको कहते हैं जीरोफाइट, जो आपका मरुस्थली होता है, क्या होता है, जिसको कम पानी की भी आवश्यकता होती है और कोई दिक्कत नहीं होता है उसको, कम पानी में भी वो क्या करती है, अपना सर्वाइव कर लेती है। ठीक है, तो वो जो ज्यादा होती है मरुस्थलीय क्षेत्रों में ज्यादा पाया जाता है, और उसमें एक गुण होता है क्या, कि उसमें जो बीच वाला जो सिरा होता है यानी रंध्र जो होता है वो धसा हुआ होता है, रंध्र क्या होता है, धसा हुआ होता है। और वही प्रजाति के एक होता है नेरियम, क्या होता है, नेरियम होता है, जिसको कहते हैं क्या, कनेर, क्या कहते हैं उसको, कनेर कहते हैं, जो अंदर से भाग क्या होता है, धसा होता है। और ये क्या होते हैं, जीरोफाइट होते हैं, क्या होते हैं ये, जीरोफाइट मतलब समझते हैं मरुद्भिद होते हैं। ठीक है, मरुद्भिद होते हैं यानी जीरोफाइट कहते हैं इसको, क्या कहते हैं इसको, जीरोफाइट है ना, जीरोफाइट कहते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आया होगा और समझना भी जरूरी है। ठीक है, चलिए सही उत्तर इसका क्या होगा, बिफोर बीएड इसका जो है सही उत्तर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या बोला गया है, क्या वाष्पीकरणकर्ताओं के बारे में कथन को सत्य बताइए, है ना, कथन सत्य बताना है कि कौन सा कथन इसमें
सत्य है, सत्य कथन के बारे में बोला गया है। तो पहला देखिए बोला गया वाष्पीकरण के दौरान उत्पाद में झाग आना आम बात है। बिल्कुल आएगा, है ना। कभी देखेंगे दूध को जब खौलाते होंगे, है ना, दूध को जब खौलाते होंगे झाग आता है कि नहीं आता है? झाग आता है ना। और झाग आता होगा तो क्या होगा? वाष्पीकरण भी वो होता है, नहीं होता है? बिल्कुल झाग होता है तो वाष्पीकरण होता है। ठीक है, तो देखेंगे वो क्या होता है, झाग भी होता है और वाष्पीकरण भी होता है। यानी ये लाइन हमारा क्या होगा? बिल्कुल सत्य हो जाएगा, नहीं होगा सत्य, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, फिर बोला गया फीड आउटलेट, क्या बोला गया? फीड आउटलेट के लिए विशेष डिजाइन द्वारा फोमिंग को अक्सर कम किया जा सकता है ना। अक्सर क्या किया जा सकता है? कम किया जा सकता है। यानी ये बात भी आपको पूछा गया। तो ये भी क्या होगा? फीड आउटलेट का मतलब हो गया आउटलेट को फिट करना, है ना, आउटलेट को फिट करना और विशेष डिजाइन बनाना। क्या डिजाइन बनाना? ताकि फोमिंग करते हैं ना, फोमिंग देखे हैं, फोमिंग करने वाला एक मशीन होता है, अक्सर कम किया जा सकता है ना, उसके माध्यम से झाग जो है फोमिंग का मतलब हो गया थोड़ा झाग को कम करना, है ना, झाग को कम करना। अक्सर ये कम किया जा सकता है कब? जब फीड को आउटलेट करेंगे मतलब निकालने का माध्यम बनाएंगे, नल टाइप का एक बना देंगे, तो उसमें क्या होगा? कम किया जा सकता है। तो बिल्कुल ये भी क्या होगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो जब दोनों सही होगा तो हमारा क्या होगा? बी इसका राइट उत्तर आपका हो जाएगा। B4 B8 इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। ठीक है, बी इसका क्या होगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया 77 नंबर में, है ना, 77 नंबर क्वेश्चन बोला गया है। बोला गया एक गाड़ी का ओडोमीटर, क्या बोला गया? एक गाड़ी का ओडोमीटर किसको कहते हैं? देखे होंगे आप, है ना। अब जब बाइक चलाते होंगे तो एक कांटा रहता है जो आपको क्या बताता है? स्पीड बताता है। और एक देखे होंगे एक घूमता है जो इलेक्ट्रिक मीटर में भी लगा रहता था, पहले में क्या रहता था? घूमता था, वो आगे बढ़ता था, है ना, नंबरिंग टाइप का। ठीक है, उसको कहते हैं क्या? उसको कहते हैं ओडोमीटर। क्या कहते हैं उसको? ओडोमीटर, है ना, ओडोमीटर है उसको कहते हैं क्या? ओडोमीटर, है ना, ओडोमीटर कहते हैं। यानी वो क्या करता है? दूरी को मापता है। क्या करता है? वो दूरी को मापता है, कितना दूरी आप चले हैं उसके बारे में ये बताता है। ठीक है, तो गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए ओडोमीटर का प्रयोग करते हैं। क्या कहते हैं? ओडोमीटर का प्रयोग करते हैं। स्पीड को मापने के लिए, है ना, स्पीड को मापने के लिए क्या कहता है? स्पीडोमीटर। क्या होता है? स्पीडोमीटर, है ना, स्पीडोमीटर कहते हैं। ठीक है, स्पीडोमीटर कहते हैं। ठीक है, तो अब बताइए कि ये बात आपका क्या होगा? सही आपका कौन सा हो जाएगा? ए इसका जो है राइट उत्तर हो जाएगा। विस्थापन आपको समझ में आता होगा। चली गई न्यूनतम दूरी, क्या कहते हैं इसको? चली गई न्यूनतम दूरी, चली गई न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं हम लोग? न्यूनतम दूरी को कहते हैं। औसत वेग समझ में आता होगा, है ना, जो आने और जाने का जो औसत वेग होता है उसी को कहते हैं। त्वरण के बारे में समझते होंगे आप कि त्वरण क्या होता है ना, त्वरण का सही मात्रा क्या होता है ना, त्वरण का सही मात्रा मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, ये बात आपको यहां तक समझ में आया होगा। ए इसका जो है सही उत्तर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए बोला गया किसी तत्व के परमाणु का भार। यहाँ पे देखिए परमाणु का भार बोला गया। परमाणु का भार के बारे में आपको समझ में आता होगा। परमाणु का भार कहिए या परमाणु द्रव्यमान कहिए, इसी का दूसरा नाम क्या कहते हैं? परमाणु, है ना, परमाणु द्रव्यमान भी इसको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इसको द्रव्यमान कह सकते हैं, ना, द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान कह सकते हैं, परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार कहते हैं। ठीक है, अब परमाणु भार जो होता है इसमें क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। क्या होता है? ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है इसमें। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इसमें चक्कर लगाते रहता है। इलेक्ट्रॉन अपने कक्षा में चक्कर लगाते रहता है। ठीक है, तो बताइए इसको क्या कहते हैं? निहित जो होता है जिसे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहता है इसको क्या कहते हैं? इसको न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको नाभिक कहते हैं, है ना, नाभिक कहते हैं इसको। नाभिक यानी न्यूक्लियस भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? न्यूक्लियस, है ना, न्यूक्लियस भी इसको कहते हैं, नाभिक भी इसको कहते हैं। ठीक है, यहां तक ये बात आपको समझ में आया होगा कि परमाणु भार को दूसरा नाम क्या कह सकते हैं? परमाणु द्रव्यमान भी कह सकते हैं। ये जो परमाणु द्रव्यमान होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिलकर के बनता है, इसका दूसरा नाम क्या कहते हैं? नाभिक भी होता है। ऐसी का जो अगला नाम होता है न्यूक्लियस भी कहते हैं। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? इसका नाभिक में इसका जो है सही उत्तर आपका सी इसका जो होगा बिल्कुल सही और सटीक उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, सी इसका जो है बिल्कुल सही और सटीक उत्तर आपका हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आप चाहते हैं अपनी तैयारी को मुकम्मल बनाना तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़े, यूनिक पब्लिकेशन के माध्यम से जुड़े, इसका किताब को खरीदें और किताब को खरीद करके जो है इसके सेट्स को लगाएं, है ना, इसके सेट्स को लगाएं। और जहां भी सेट्स में कोई क्वेश्चंस में कंफ्यूजन होता है सीधा वीडियो सॉल्यूशन में जाकर के यूट्यूब के माध्यम से हो या ऐप के माध्यम से हो जुड़े और तुरंत क्या करें? उसका सॉल्यूशन को देखें ताकि आपको क्या करे? सही सटीक और सही जानकारी आपको मिल सके। चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। ठीक है, बोला गया अधिकांश
अधिकांश पैरामीशियम जो होती हैं वो क्या होता है, किसकी सहायता से वो गति करती है, यानी किसकी सहायता से वो चलती है, वो पूछा गया। ठीक है, किसकी सहायता से वो चलती है, गति करती है। अब देखिए पैरामीशियम जो होता है, सबसे पहले ये समझते हैं, पैरामीशियम जो होता है एक प्रकार का जीव है जो एक कोशिकीय जीव है। क्या है ये? एक कोशिकीय जीव। क्या होता है ये? एक कोशिकीय जीव जिसमें एक कोशिका पाया जाता है, उसको कहते हैं एक कोशिकीय जीव। ठीक है, यूग्लिना भी इसमें आता है ना, पैरामीशियम, यूग्लिना, है ना, ये सब आता है। ठीक है, अब देखिए गति करता है। आप समझते होंगे कि गति करने का मतलब होता है कि ये चप्पल के आकार का होता है। ठीक है, ये आपका जो होता है चप्पल के आकार का ऐसे होता है, ये है ना, ये चप्पल के आकार का होता है ऐसा। ठीक है, चप्पल के आकार का होता है ये। ठीक है, चप्पल के आकार का पैरामीशियम होता है। अब ये गति करेगा तो कैसे करेगा? गति करने के लिए तो भाई कुछ ना कुछ तो जरूरी होता है। तो इसमें एक होता है छोटे छोटे बाल। क्या होते हैं? छोटे छोटे बाल के बराबर ऐसे होते हैं, छोटे छोटे बाल के बराबर ऐसे होते हैं। देखिए, और इसमें पतला करते हैं, छोटे छोटे बाल के बराबर ऐसे ऐसे होते हैं, छोटे छोटे बाल के बराबर। उसको क्या कहते हैं हम लोग? छोटे छोटे बाल जो होते हैं उसको कहते हैं हम लोग सिलिया। क्या कहते हैं? सिलिया कहते हैं ना। छोटे छोटे बाल जो होते हैं उसको कहते हैं क्या? सिलिया कहते हैं ना, सिलिया। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको जो हम लोग किसके माध्यम से वो गति करता है उसको कहते हैं क्या? सिलिया कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? सिलिया कहते हैं। ठीक है, तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? सिलिया इसका राइट उत्तर हो जाएगा। तो पैरामीशियम को क्या करता है? चलने में मदद करता है, गति करने में मदद करता है। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? सी। इसका सही उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, सी इसका जो है बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, बोला गया उच्च पौधों में खाद्य पदार्थों का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है ना। खाद्य जो है, खाना कैसे मिलता है? ठीक है, तो पौधे में जो खाना मिलता है वो दो तरीके से मिलता है ना। एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है। देखिए जाइलम क्या करता है? जाइलम जो होता है जल और खनिज वगैरह जो होता है, जल मैक्सिमम जल ही होता है उसमें, जल से। ठीक है, जल जो होता है वो क्या करता है, और थोड़ा सा खनिज वगैरह भी, यानी उसका जो खनिज वगैरह होता है, दोनों को कहाँ पहुंचाता है? वो पत्ता तक पहुंचाता है। कहां तक पहुंचाता है? वो पत्ते तक पहुंचाता है। ठीक है, और पत्ता में फिर भोजन वगैरह जब बन जाता है तो वो पूरे शरीर में, है ना, पूरे यानी पूरे हर भाग में वो पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, पूरे पहुंचाने का, पूरे यानी पूरे पौधे में अगर पहुंचाने का काम किया जाए तो वो फ्लोएम करता है। कौन करता है? फ्लोएम। ठीक है, फ्लोएम जो है पूरे सिस्टम पर वो पहुंचाने का काम करता है। तो वो बोला गया उच्च पौधे में खाद्य पदार्थों का परिवहन, खाद्य पदार्थ जब बन उनके तैयार हो जाता है, जब जाइलम क्या करता है? जल को पहुंचाता है। ठीक है, लेकिन जब फ्लोएम जो होता है वो क्या करता है? पूरा पत्ती तक पहुंचा करके, खाना पत्ती से ला करके पूरे शरीर में, यानी पौधे का पूरा शरीर में, पूरे हर भाग में पहुंचाने का काम करता है। तो वो कौन होता है? वो होता है आपका सीव कोशिकाएं। कौन सी होती है? सीव कोशिकाएं, जिसको हम फ्लोएम के रूप में भी जानते हैं। क्या कहते हैं इसको? फ्लोएम के रूप में। इसका दूसरा नाम अगर कहा जाए तो फ्लोएम होता है। क्या होता है? इसका फ्लोएम होता है दूसरा नाम, या फिर इसका इंग्लिश नाम जो होता है फ्लोएम होता है। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हैं कि फ्लोएम का जो काम होता है, यहां से आपका जो है ना, यहां से अगर नीचे से अगर जड़ से ले जाया जाए तो जल जाइलम जो होता है वो पूरा ले जाकर के पत्ती तक पहुंचा देता है ना। पत्ती क्या करता है? उसको पूरा मिक्स करता है खाना को, उसके बाद फ्लोएम के माध्यम से वो पूरे पौधे के पूरे हर भाग में पहुंचाने का काम करता है। सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? डी इसका जो है बिल्कुल राइट और सटीक उत्तर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए आप लोग अगर वीडियो अगर अच्छा लगता होगा तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे चैनल को, है ना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने का भी प्रयास करेंगे। ठीक है, एक बार जब वीडियो अगर अच्छा लगता होगा, कोई भी कंटेंट अगर अच्छा लगता होगा तो क्या कीजिएगा, पीछे में नीचे में कमेंट भी होगा, है ना, कमेंट बॉक्स खुला होगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग जाएंगे और वहां पे जो है कमेंट करेंगे, है ना, अच्छे अच्छे कमेंट करेंगे। जो भी क्वेश्चंस आपको, है ना, जब याद हो गया होगा, जितना क्वेश्चंस आपने देखा होगा, अगर 20 में से कितना मार्क्स आपका आ रहा है, 20 में से कितना मार्क्स आपका आ रहा है, ये भी आप क्या करेंगे? कमेंट करके बताएंगे कि कितना क्वेश्चंस आपका सही हो रहा है। तब ना हमको पता चलेगा कि तैयारी आपका अच्छा हो रहा है। ठीक है, तैयारी आपका कितना लेवल पर है। और साथ ही साथ क्या करेंगे? क्वेश्चन का कमेंट भी करते जाएंगे कि 16 का बी होगा, 18 का 14 होगा, ये सब 18 का डी होगा, सी होगा, सब आपको बताते चलिए। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला गया रेटिना के बारे में बोला गया है कि रेटिना के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, यानी सही बोला गया। ठीक है, सही कथन को चुनना है, यानी सही कथन को चुनना है। ठीक है, सही कथन को चुनना है। बोला गया है क्या? रेटिना यह आंख की सबसे बाहरी परत होती है। यह रंग और बारीक विवरण का पता लगाने के लिए जिम्मेवार होता है। यह आंसू पैदा करता है जो आंखों को चिकनाई देता है। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। बताइए, तो रेटिना जो होता है, रेटिना कभी भी आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की नियंत्रित करने का काम नहीं करता। ये कौन करता है? परितारिका होगा, है ना, परितारिका हो सकता है, और पुतली,
है ना, आइरिस, है ना, परितारिका हो या पुतली हो, ये दोनों में से एगो करता है, ठीक है। एगो नियंत्रित करने का काम करता है, एगो प्रवेश करने का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आइरिस वगैरह जो होता है, आइरिस, है ना, आइरिस, आइरिस कह सकते हैं, आइरिस, है ना, आइरिस या पुतली, है ना, आइरिस या पुतली कह सकते हैं उसको, ठीक है, वो यहाँ पे करता है, ठीक है, आइरिस या पुतली, पुतली, है ना, पुतली, है ना, पुतली जो है ये सब नियंत्रण करने का काम करता है, ठीक है। ये सब याद रखिएगा, ये अलग होता है, ठीक है। आंसू पैदा करने वाला जो होता है वो अलग होता है। आंसू जो होता है वो आंसू ग्रंथि के द्वारा होता है, ठीक है। आंसू जो निकलता है वो आंसू ग्रंथि के द्वारा होता है। तो ये भी क्या होगा, ये भी आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा, ठीक है। फिर बोला गया यह रंग और बारीक विवरण का पता लगाने के लिए किया जाता है, और यह आंख की सबसे बाहरी परत है। तो बताइए आंख की सबसे बाहरी परत हो सकता है क्या? कभी भी यह आंख का बाहरी परत नहीं हो सकता है, ठीक है। यह आंख का बाहरी परत नहीं हो सकता है, बाहरी परत तो अलग चीज है, ठीक है। 20 का जो होगा, क्योंकि यह रंग, रेटिना जो होता है, रंग और बाहरी विवरण का पता लगाने के लिए ये होता है, ठीक है। रेटिना के बारे में हम बताए थे कि प्रतिबिंब कैसे कैसे बनाता है, रेटिना के बारे में ये प्रतिबिंब कैसे बनाता है, ये हम लोग क्या किए थे पिछले क्लासेस में डिस्कशन कर चुके थे। सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा इसका, 20 का जो है राइट उत्तर आपका हो जाएगा, ठीक है। 20 का जो है सही और सटीक उत्तर आपका बी होगा। चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं हम लोग, है ना मेरे फ्रेंड्स लोग, आगे चलिए। बोला क्या, शुक्र, शुक्र और मंगल ग्रह, है ना। शुक्र ग्रह को क्या क्या बोलते हैं? शुक्र ग्रह को बहुत सारा चीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं? भगनी बोलते हैं, बहन बोलते हैं, है ना। और आपका पृथ्वी को क्या बोलते हैं? तो ठंडा ग्रह क्या क्या बोलते हैं, और है ना मंगल ग्रह को क्या बोलते हैं? लाल ग्रह बोलते हैं, है ना, लाल ग्रह भी बोलते हैं मंगल ग्रह को, है ना, लाल ग्रह बोलते हैं, है ना। देखिए शुक्र ग्रह को बोलते हैं क्या, पृथ्वी की भगनी, है ना, भगनी बोलते हैं क्या, पृथ्वी का तारा, है ना। उसके बाद बोलते हैं क्या उसको, नीला ग्रह जो बोलते हैं, नीला ग्रह इसको नहीं बोलते, पृथ्वी को नीला ग्रह बोलते हैं ना, पृथ्वी को नीला ग्रह बोलते हैं, नीला ग्रह बोलते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा, इसको अलग है, ये अलग है। शुक्र ग्रह को बोलते हैं बहन, है ना, बहन बोलते हैं, है ना, भैगनी बोलते हैं, भैगनी बोलते हैं, ठीक है। याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन, ठीक है। अब आगे बोले वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत कितना होता है, यानी शुक्र और मंगल ग्रहों के वायुमंडल में कितना कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, ये आपको पूछा गया, ठीक है। तो बताइए इतना पाया जाता है क्या, 47-45? इससे कहीं ज्यादा पाया जाता है ना, मैक्सिमम ज्यादा पाया जाता है ना। तो इसमें इसका सही उत्तर और सटीक उत्तर क्या हो जाएगा आपका, डी जो होगा 95 से 97% इसका क्या होगा, सही और सटीक उत्तर आपका हो जाएगा, ठीक है। 95 और 97% के बीच में ये होता है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको बोला गया है विद्युत हीटर, हीटर आपने देखा होगा, विद्युत का हीटर, ठीक है। गांव घर में खूब हीटर का यूज करते हैं, है ना। जैसे लाइन होता है, पहले लाइन तो अब तो बिजली बिल उठने लगा है ना, बहुत अच्छा, अब ज्यादा बिजली बिल आने लगा है। पहले बिजली जो फ्री जलाया जाता था ज्यादा करके गांव तरफ में, तो क्या करता था, लोग लगा देता था और खूब खाना बनाता था उससे, ठीक है। एक होता था कैसे, आपने देखा होगा सभी लोग हीटर के बारे में, है ना। हीटर ऐसे रहता है और अंदर में एक मिट्टी रहता है जिसको बोलते हैं क्या, कोई मिट्टी रहता है, उस मिट्टी से ऐसे करके जो है तार लगाया जाता है ना, ऐसे करके तार लगा हुआ रहता है। ये हो गया आपका क्या, हीटर, है ना, ये आपका हो गया हीटर। और ये तार जो होता था, ये कौन सा तार होता था, तो नाइक्रोम का तार होता था। क्या होता था, ये नाइक्रोम का तार होता था, ठीक है। इसका जो होता है गलनांक बहुत उच्च होता है ना, इसका गलनांक जो होता है दोस्तों बहुत उच्च होता है, बहुत ही हाई टेम्परेचर तक ये क्या कर सकता है, अपने सहन को बर्दाश्त कर सकता है अपने, है ना, उच्च हाई तक मेल्टिंग पॉइंट इसका होता है, ठीक है। तो ये नाइक्रोम का होता है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आया होगा कि हीटर में नाइक्रोम रहता है। और आपका देखेंगे बल्ब में, अब देखते हैं बल्ब के बारे में करते हैं, बल्ब में क्या रहता है, बल्ब में देखेंगे टंगस्टन रहता है, क्या रहता है बल्ब में, टंगस्टन, है ना, टंगस्टन रहता है, ठीक है। तो याद रखिएगा बल्ब में टंगस्टन और हीटर में नाइक्रोम रहता है ना, बल्ब में टंगस्टन और हीटर में नाइक्रोम रहता है। यहां तक ये बात आपको समझ में आया होगा। सही उत्तर आपका क्या होगा, ए, इसका जो है बिल्कुल सही और सटीक उत्तर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। नेक्स्ट आगे बोला गया क्या, ओजोन, ओजोन परत देखे हैं, है ना, ओजोन परत देखे होंगे। ओजोन एक लेयर होता है ना, जैसे यहाँ पे होता है क्षोभ मंडल, सबसे नीचे में क्या होता है, क्षोभ मंडल होता है, क्षोभ मंडल। उसके ऊपर में क्या होता है, समताप मंडल होता है, समताप मंडल, है ना, समताप मंडल होता है। तो ये जो ओजोन का परत जो होता है वो समताप मंडल में ही पाया जाता है ना, ओजोन परत जो होता है वो समताप मंडल में पाया जाता है। और यहाँ से जो पराबैंगनिक किरणें निकलती है ना, सूर्य से जो पराबैंगनिक किरणें निकलती है वो क्या होता है, ओजोन लेयर पर पड़ता है, यानी समताप मंडल में जाता है, ठीक है। वहां पे अगर ओजोन लेयर ना मोटा बना है ना, ओजोन लेयर अगर मोटा नहीं रहेगा तो क्या करेगा, सीधा सीधी वो पराबैंगनिक किरणें आकर के हमारे पृथ्वी पर आकर के क्या करेगा, वो स्किन कैंसर यानी त्वचा रोग फैलाने का काम करेगा। क्या करेगा, वो त्वचा को प्रभावित करेगा और स्किन कैंसर यानी त्वचा कैंसर फैलाने का काम करेगा, जिससे क्या होगा, पूरा का पूरा पृथ्वी जो है जल जाएगा, पूरा
बोले ना कि बहुत खतरनाक स्थिति आ जाएगा, जिसको कहते हैं क्या, स्किन कैंसर। ठीक है, तो क्या प्रभावित करेगा, कौन सा अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, किडनी वगैरह नहीं होता है, त्वचा है ना, स्किन। स्किन जो होता है, इसलिए दोस्तों कहते हैं ना कि ओजोन लेयर जो होता है, ओजोन लेयर जो होता है वो हमारा पतला होते जा रहा है। पतला क्यों होते जा रहा है कि हम लोग जो है कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है वो हम लोग क्या कर रहे हैं, ज्यादा रिलीज कर रहे हैं ना, जैसे एसी हो गया है ना, फ्रीज हो गया, उसके बाद आपका एसी हो गया, फ्रीज हो गया, ये सब ज्यादा का हम लोग यूज कर रहे हैं ना, एसी फ्रीज का जो ज्यादा यूज कर रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है वो ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, जिसके कारण क्या होता है, ओजोन लेयर जो है वो पतला होते जा रहा है, ओजोन लेयर पतला होते जा रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि ये समस्या आ रही है, और एक पतला होते जाएगा तो क्या होगा, त्वचा कैंसर बहुत तेजी से फैलेगा पूरा भारत में। ठीक है, सब जगह पे, पूरे विश्व में ये फैलेगा। ठीक है, आप बताइए ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को ये मनाया जाता है ना, 16 सितंबर को ये मनाया जाता है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए, इतने सारे क्वेश्चन। ठीक है, हाँ चलिए, इतना सारा क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। सही उत्तर आपका क्या होगा, D4 डीएलएड जो है इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। आगे देखिए, बोला गया इनमें से कौन सा एक प्रबल अम्ल होता है? प्रबल अम्ल, आपको अम्ल के बारे में और क्षार के बारे में पिछले क्लास में भी बताए थे। अम्ल जो होता है जीरो से लेकर के 6.9 तक जो होता है वो क्या होता है, अम्ल होता है ना, अम्ल होता है ना, अम्ल होता है। और ये जो होता है आपका क्षार, क्षार जो होता है वो क्या होता है, 7.1 से लेकर के 7.1 से लेकर के जो होता है वो आपका 14 तक होता है। और 7 जो होता है ये क्या होता है, ये होता है आपका है ना, ये उदासीन होता है। क्या होता है, ये उदासीन है ना, ये जो आपका 7 होता है, ये 7 क्या होता है, उदासीन होता है। ठीक है, तो देखिए ये आपका अम्ल क्षार होता है, ये आपका अम्ल होता है। ठीक है, अब बताइए जैसे जैसे नीचे आएगा, जैसे जैसे नीचे आएगा, यानी एक जो होता है वो सबसे कम है ना, सबसे कम है ना, सबसे कम जो होता है वो एक होता है ना, सबसे कम जो आपका अम्ल होता है वो एक होता है। ठीक है, तो आप बताइए कि किसका जो प्रबल अम्ल होगा, एक जो है वो होगा कि ये 5 होगा, 2 होगा, 2.2 किसका होता है, नींबू का होता है। याद रखिएगा 2.2 होता है जो नींबू का होता है। ठीक है, 5 से ऊपर अगर रहता तो आपका क्या होता, दूसरा हो जाता। ठीक है, तो ये आपको समझना पड़ेगा, सबसे जो प्रबल अम्ल होगा वो आपका क्या हो जाएगा, HCl है ना, HCl, और का पीएच मान जो होता है 1 होता है, HCl। ठीक है, HCl जो होता है बहुत ही खतरनाक होता है, हमारे पेट में पाया जाता है ना, ये हमारे पेट में पाया जाता है। सोचिए पेट में रहता है लेकिन हमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, ये समझना पड़ेगा कि क्यों नहीं नुकसान पहुंचाता है। तो सही उत्तर आपका क्या होगा, ए इसका जो है बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बोला गया इनमें से कौन सा समीकरण पूर्णतः संतुलित है ना। समीकरण को संतुलित करने के लिए एकमात्र तरीका होता है क्या, कि दोनों तरफ का जो एलिमेंट होते हैं उसको क्या करना, बराबर करना रहता है ना। जिसे आप देखिए हम लोग समझते हैं, इसमें 2 और 2 4 हाइड्रोजन हो गया है ना, इधर देखिए ऑक्सीजन कितना है, 2 है। ठीक है, अब देखिए इधर हाइड्रोजन तो 4 हो जा रहा है, लेकिन ऑक्सीजन कितना हो रहा है, ऑक्सीजन आपका 2 हो जा रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन आपका 2 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन आपका 2 हो रहा है, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हो जा रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो जा रहा है, 2 दूनी 4, ऑक्सीजन यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 1, हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हो गया, ये पूरा क्रॉस हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पे देखिए 4, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2। ठीक है, ये देखिए दोनों में यहाँ पे, हाँ दोनों में तो यहाँ पे ऑक्सीजन ऐसे तो गड़बड़ा जाएगा है ना, ऐसे तो ऑक्सीजन गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका क्या किया गया, ऑप्शंस में गड़बड़ कर दिया गया। ऑप्शंस में यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी ऑक्सीजन आपका 2 दे दिया गया है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन आपका 2 दे दिया गया है। ठीक है, तो सही उत्तर आपका इसका सही उत्तर क्या होगा, आप लोग कमेंट करके बताइए, सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका। ठीक है, सही उत्तर आपका जो है रियलिटी में देखिए ये होना चाहिए है ना, ये आपका होना चाहिए। ऐसा करके O2 जो है ये आपका गलत है। ठीक है, ये आपका क्या होगा, सीधा सीधी गलत हो जाएगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, सही आपका क्या होगा, सी इसका जो है बिल्कुल सही और सटीक उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, सी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 2H2O + O है ना, यहाँ पे देखिए 2 हाइड्रोजन है ना, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर भी क्या आपका क्या हो रहा है, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पर जो 2 ऑक्सीजन हो रहा है आपका दूसरे तरीका से हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 ऑक्सीजन यहाँ से हो रहा है, लेकिन ये आपका 2 ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं, इसका सही उत्तर आपका क्या करेंगे, दोनों में से अगर बेस्ट आंसर चुनने की बात करेंगे तो इसका बेस्ट आंसर क्या होगा, सी इसका जो है सबसे सटीक उत्तर आपका सी ही हो जाएगा। ठीक है, देखिए ऑप्शन कैसे फंसाता है आपको। ठीक है, ऑप्शन कैसे फंसाता है उसको देखना है। देखिए बोला गया निम्न में से कौन सा कोलाइडी घोल के बारे में हम लोग जो है पिछले क्लास में चर्चा कर दिए थे। कोलाइडी विलियन किसको कहते हैं, क्या कहते हैं, कोलाइडी विलियन है ना, कोलाइडी विलियन किसको कहते हैं, तो 1 नैनो से कितना, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर है ना, 1000 नैनोमीटर
1000 नैनोमीटर जो होता है, नैनोमीटर है ना, नैनोमीटर कि उसके बीच में जो कण होते हैं ना, एक इतना मिलके एक कण होते हैं, वो क्या करते हैं, कण प्रकाश में फैले रहते हैं। क्या करते हैं, प्रकाश में फैले रहते हैं ना, प्रकाश में फैले रहते हैं ना, प्रकाश में फैले रहते हैं, ठीक है, प्रकाश में फैले रहते हैं, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है ना, जिसके कारण उदाहरण कौन सा नहीं है, ये बोला गया कौन सा नहीं है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ना क्या, कोलाइडी विलयन, ठीक है। तो बताइए कौन सा नहीं होगा, तो सब तो इसमें है, ये रक्त में नहीं रहता है, बिल्कुल रक्त में भी रहता है कोलाइडी विलयन, रक्त में भी रहता है, देखिएगा पूरा सूक्ष्म से उसमें मिला रहता है, ठीक है। पेंट में भी रहता है और दूध में भी रहता है, ये तीनों में जो है कोलाइडी विलयन मिला रहता है, दोनों में, तीनों में क्या, तीनों कोलाइडी विलयन ही है, तीनों क्या है, कोलाइडी विलयन ही है। लेकिन एक चीज देखिएगा इसमें, और चीज क्या होता है, ये इमल्सन, क्या है, ये इमल्सन है, ये आपका इमल्सन कोलाइडी है। कैसा है ये, इमल्सन कोलाइडी, इमल्सन कोलाइडी, ये इमल्सन कोलाइडी विलयन है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। रक्त जो है ये एक प्रकार का क्या, संयोजी उत्तक है। कैसा है ये, संयोजी उत्तक है, संयोजी उत्तक है, ठीक है। पेंट जो है एक प्रकार का उसी तरह, लेकिन कोलाइडी घोल के बारे में जो बोला था, तो सही उत्तर इसका क्या होगा, डी, इसका जो है इनमें से कोई नहीं, ये क्या होगा, इसका बोला गया नहीं है, तीनों है। यहां से क्वेश्चन आपको पूछा गया कौन इसमें उदाहरण नहीं है, यहाँ पे तीनों का तीनों है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, डी, इसका जो है बिल्कुल सही और सटीक उत्तर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब बोला गया दबाव, दबाव का मतलब होता है क्या, दबाव का मतलब होता है दाब, दाब का मतलब हो गया प्रेशर, प्रेशर का मतलब हो गया क्या, प्रेशर का मतलब हो गया क्या, किसी चीजों पे हम लोग प्रेशर लगाते हैं, फोर्स बाय एरिया, क्या होता है इसका, फोर्स, फोर्स बाय एरिया, है ना। फोर्स तो लगा रहे हैं, फोर्स तो लगा रहे हैं, लेकिन कितना एरिया में लगा रहे हैं ये मायने रखता है। देखते होंगे आप, एक सुई लीजिए और एक मोटा सा, क्या करते हैं, एक छोटा मोटा सा एक पेन लीजिए, दोनों में छिद्र कीजिए, दोनों में से छिद्र ज्यादा किससे होगा, तो कहिएगा सर एक पिन से होगा। पिन से क्यों होगा, क्योंकि उसका एरिया जो है कम है, एरिया जब ज्यादा कम रहेगा तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा पड़ेगा, प्रेशर ज्यादा पड़ेगा। और जब ये मोटा पेन लेते हैं, मोटा पेन, मोटा पेन से जब किसी को भोंकेंगे तो भुकाएगा, उसका प्रेशर क्या हो रहा है, कम पड़ रहा है। मोटा करेंगे तो प्रेशर कम पड़ेगा, जैसे पतला करेंगे तो प्रेशर ज्यादा पड़ेगा, ठीक है। तो ये एरिया की बात करता है, ये एरिया की बात करता है। बताइए किसी क्षेत्र पर लगाया गया बल, किसी वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव की मात्रा, किसी प्रणाली में संग्रहित ऊर्जा, एक पाइप के माध्यम से चलने वाले तरल पदार्थ की गति, दबाव क्या होता है, दबाव के बारे में पूछा गया है। तो दबाव क्या होता है, तो किसी क्षेत्र पर लगाया गया बल, है ना, किसी क्षेत्र, देखिए अब क्या हो गया, ये क्षेत्रफल हो गया, ये आपका है एरिया हो गया, ये एरिया हो गया ना। अब एरिया में देखिएगा पूरा क्या पूरा क्या होगा, फोर्स लगाएगा, पूरा का पूरा दबाव लगाएगा चारों तरफ से, है ना, सभी सतह पर, क्या बोलते हैं, सभी सतह पर जो है क्षेत्र पर, एरिया पर क्या करेगा, वो बल लगाने का प्रयास करेगा, है ना। उसी को क्या कहते हैं, दबाव कहते हैं। पूरा फोर्स चारों तरफ से लगाने का प्रयास करेगा, उसी को क्या कहते हैं, दबाव कहते हैं, ठीक है। उसी को क्या करते हैं, प्रेशर कहते हैं, दबाव कहते हैं, ठीक है। सही उत्तर आपका क्या होगा, ए, इसका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाएगा, ठीक है। देखिए बोला गया निर्वात में, निर्वात का मतलब समझ में आता होगा, जहां पे हवा पानी क्या हो, कम हो, हवा पानी ना के बराबर हो, ठीक है। तो देखिए हवा जहां नहीं हो, हवा नहीं मौजूद होता है, नहीं मौजूद होता है, उसी को क्या कहते हैं, वो निर्वात कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, वो निर्वात कहते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब निर्वात, तो वहां पे तो प्रकाश की चाल क्या होता है, निर्वात होता है, नहीं, उसी को कहते हैं निर्वात, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रकाश की चाल बोला है, प्रकाश की चाल, ठीक है। निर्वात में भी प्रकाश की चाल चलती है, लेकिन ध्वनि नहीं चलता है। ध्वनि की जो चाल होती है वो प्रकाश की चाल से बिल्कुल अलग होती है। इसमें जो है गमन करता है, इसमें कोई माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। प्रकाश में, प्रकाश को चलने के लिए कभी भी कोई माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है ना। लेकिन जब ध्वनि की चाल की बात किया जाए तो ध्वनि को एक माध्यम की जरूरत पड़ती है जब वो गमन करती है। समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे प्रकाश की चाल बोला गया है, तो 3 × 10 का 8, 3 × 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। जब हवा के बारे में बोला, सॉरी ध्वनि के बारे में, ध्वनि के बारे में बोला जाए तो सबसे ज्यादा किस में चलता है, ठोस में, है ना, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में, उसके बाद सबसे लास्ट में क्या होता है, ना के बराबर जो होता है निर्वात। निर्वात जो होता है, ठीक है, निर्वात भी हो सकता है सबसे लास्ट में अगर ऑप्शन है तो। निर्वात ना के बराबर है ना, निर्वात जो है ना के बराबर होता है, इसलिए इसको मिटा ही देते हैं ना। निर्वात जो होता है ना के बराबर होता है। तो सबसे ज्यादा गमन किसको कहाँ करता है, सबसे ज्यादा गमन करता है ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में, ठीक है, ध्वनि में, ठीक है, ध्वनि में, ठीक है। तो यह प्रकाश में पूछा गया तो 3 × 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड, यानी सी इसका जो होगा बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या होता है, बताइए सभी लोग कमेंट करके बताइए क्या होगा। इतना इजी क्वेश्चंस को बताना थोड़ा सा अच्छा नहीं है ना, आप लोग को भी ये क्वेश्चंस सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। बोला गया सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें मिलता है, तो अनाज में, सब्जी में, फल में नहीं, बिल्कुल सबसे ज्यादा किसमें मिलता है, दूध में सबसे ज्यादा प्रोटीन मिलता है। दूध में दूध के साथ प्रोटीन मिलता है, कैल्शियम भी सबसे ज्यादा मिलता है ना। तो ये आपको यहां तक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, सी है ना, सी इसका बिल्कुल सही समझ में आ गया होगा। कितने लोगों के पास, कितने लोगों के साथ ये क्वेश्चन जो है, कितने क्वेश्चन सही हुए, 20 में से कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, ताकि ये क्या हो सके, आगे हमको भी ये पता चल सके कि आपका तैयारी कितना अच्छे से है और हमको कितना एफर्ट लगाने की जरूरत है आपकी तैयारी में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, आपका यहां तक क्वेश्चन तो आपका समाप्त हो गया, ठीक है। अब देखिए आपके लिए क्या क्या आया हुआ है ना, आपके लिए भी यहाँ पे बहुत सारा इंफॉर्मेशन आया हुआ है। यूनिक पब्लिकेशन जो है आपके लिए लेकर के आया है टेस्ट पास, क्या लेकर के आया है, टेस्ट पास, जिसमें आपको 5000 टेस्ट, 5000 से प्लस टेस्ट आपको इस ऐप पर मिलेगा। और इस ऐप का जो है, इस ऐप का माध्यम आपका ये है कि देखिए ये टेस्ट का ऐप है ना, ये टेस्ट का ऐप है यूनिक ज्ञान ऑफिशियल ऐप। इसमें अगर आप जुड़ते हैं तो 5000 प्लस एग्जाम्स के जो है क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। इसमें फ्री क्लासेस भी मिलेगा, ई बुक पीडीएफ भी मिलेगा, है ना, टेस्ट सीरीज भी मिलेगा और बुक्स भी आपको अवेलेबल कराया जाएगा, ठीक है। अगर किसी तरह का कोई क्वेरी, अगर किसी तरह का कोई समस्या है तो इस नंबर पे आप जुड़ करके हेल्पलाइन नंबर में आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप में भी कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप से भी मैसेज कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।